कोशिश कर रही हूँ उसको धीमे करने की। तो जब भी ऐसा लगता है तो आप बिल्कुल बेझिझक बोलिए। और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, इसमें सिर्फ मेरी क्लास के लिए नहीं, सभी क्लास के लिए और लाइफ टाइम के लिए मेरी बात मतलब एडवाइस काम आ सकती है। जब भी कोई प्रॉब्लम है कुछ भी आप बेधड़क बताइए। इससे क्या होता है ना, देखिए हर क्लास का पेस अलग होता है और अभी हम पहली बार मिल रहे हैं, आपको हमें समझने में और हमें आपके पेस में आने में एक नेचुरल सा टाइम लगता है। और जब आप अपनी प्रॉब्लम बिल्कुल खुल के जेन्युइन बता देते हो ना, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि मैम बुरा मान जाएंगी या सर बुरा मान जाएंगे। नहीं, पेस चेंज करने में टाइम थोड़ी लगता है। पेस हो चाहे पैटर्न हो, ऐसा नहीं है कि अगर मान लो मैंने आकर कोई चीज पढ़ाई, हर क्लास का पैटर्न बहुत अलग होता है। हर क्लास का जो साइकोलॉजी होती है ना, वो एक होता है। किसी को एक पैटर्न पसंद आता है, किसी को दूसरा पैटर्न पसंद आता है, तो उसमें बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई वो है लकीर की फकीर की यही पैटर्न है ऐसे ही चलेंगे। अरे जैसे कंफर्टेबल होगा अपन वैसे करेंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो कुछ भी है तो आप बिल्कुल जेन्युइनली, ओपनली, फ्रेंडली अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें क्या होगा, आपका भी फायदा और हमारा भी फायदा। आपका फायदा ये एक चीज आपके हिसाब से, और हमारा फायदा ये कि हमें दिमाग नहीं लगाना पड़ा इस चीज को सोचने में कि यार कंफर्टेबल आप हैं या नहीं। समझ रहे हैं ना, दोनों तरफ कंफर्ट होता है तो चीजें आसान होती हैं। तो स्पीड के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उसे स्लो डाउन रखूं, पर फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, कभी भी लगे बोलने में, लिखने में, समझाने में बेझिझक बोलिए। और ये बिल्कुल मत सोचो इस चीज को, तो पहले दिन से दिमाग में निकाल दो कि अगर कोई काम 90% लोग नहीं बोल रहे हैं तो मैं क्यों बोलूं, दिक्कत होगी तो सबको होगी। अरे नहीं होता भाई, हो सकता है 20 में से 19 को ना हो, एक को हो, तो एक तो अपनी बात बोलेगा ना। तो इस चीज के लिए थोड़ा सा अपन ओपन कम्युनिकेट करेंगे तो बेटर रहेगा। तो चलिए अपने मुद्दे पे आते हैं, पीछे का रिवीजन। हाँ बिल्कुल बोलो। ठीक है, एक काम करें अपन, मतलब ये सारे जो पॉइंट्स वगैरह है ना, ये सब अपन ने पहली क्लास में डिस्कस किए थे, और अगर ये सब मैं फिर से डिस्कस करूंगी तो सबका टाइम वेस्ट होगा। तो जैसे ही क्लास खत्म होगी आप 10 मिनट बस मेरे साथ बाहर रुक जाना, मैं अच्छे से सबको समझा दूंगी, है ना। क्योंकि ये पॉइंट अगर ऐसा होता ना कि अभी किसी ने नहीं समझा है तो अपन ले लेते, पर अभी ऐसा था कि पहले दिन जो अपन ने वर्ड्स डिस्कस किए थे, संप्रभुता, राज्य, राज व्यवस्था, तो वो सारी चीजें मैं आपको समझा दूँ। पहले दिन ही छोटी छोटी सारी बातें, क्योंकि कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है इसलिए डिस्कस की थी, तो उसके बाद शुरू किया था। ठीक है, तो मैं क्लास के बाद बता दूंगी। ठीक है, और कोई अभी कुछ पीछे का? अच्छा ठीक है, तो फिर बता ही देते हैं। बेसिकली कोई भी देश होता है, मैं थोड़ा बैकग्राउंड से ले रही हूँ, सीधा संप्रभुता का अर्थ नहीं बता रही हूँ, बैकग्राउंड से। इसलिए संप्रभुता का मतलब होता है अथॉरिटी, है ना, एक ऐसी अथॉरिटी जो अपने डिसीजन खुद ले सकती है। अगर अपन इस शब्द, और अगर हम इसके शब्द को देखें तो शब्द कैसे, किन शब्दों से बनकर मिलकर बन रहा है ना। सम शब्द निकल कर आता है यहाँ से स्वयं से, उससे निकल के आया है वो, और स्वयं और प्रभु, यहाँ से इसका लिटरल मीनिंग निकल कर आता है। स्वयं प्रभु मतलब क्या, मैं अपना प्रभु स्वयं हूँ, मतलब क्या होगा कि मैं अपने सारे डिसीजन लेने में सक्षम हूँ किसी भी प्रेशर के बिना। तो ये तो हुई मेरी पर्सनल बात, पर जब हम एक राष्ट्र के मामले में बात करते हैं, एक हम जब राजनीतिक इकाई की बात करते हैं, तब संप्रभुता का मतलब होता है उसकी एक ऐसी अथॉरिटी जिसमें वो किसी भी प्रेशर के बिना, ना ही उस पर कोई बाह्य दबाव हो। बाह्य दबाव मतलब क्या, कोई भी वैश्विक दबाव, अमेरिका का प्रेशर, यूएस का प्रेशर, आपका ब्रिटेन का प्रेशर कि आपको ऐसा कोई डिसीजन लेना है, या फिर कोई आंतरिक दबाव कि कोई राज्य ऐसा करने के लिए कह रहा है। इन सब के बिना किसी भी राष्ट्र की सरकार उसके राष्ट्र के हित में डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र होती है। तो वो जो पावर होती है, वो अथॉरिटी, वो क्या कहलाती है, संप्रभुता, सोवरेनिटी। तो बेसिकली जब अपन आजाद नहीं हुए थे तब हम संप्रभु थे क्या? नहीं, तब हम पर शासन किसका था? ब्रिटेन का। 1946 से शुरुआत होती है हमारे भारत के लिए संविधान बनाने की, जिसमें अपन ने संविधान सभा का गठन किया। पर इस दिन भी जब हमारी संविधान सभा बनी, वो संप्रभु नहीं थी, क्योंकि प्रभु कौन है आम भाषा में कहें तो? अभी भी ब्रिटिश सरकार। भारत आजाद हुआ कब? 1947 में। पर 1947 में भी हम ऑफिशियली संप्रभुता की घोषणा नहीं हुई। क्यों? क्योंकि अभी तक हमारा संविधान बनके तैयार नहीं हुआ है। क्योंकि अथॉरिटी देने के पीछे की पावर भी तो होनी चाहिए ना। मान लीजिए अगर मुझे अथॉरिटी है, या ये 2-3 टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, इनको अथॉरिटी तो किसी ने तो दी ना। वो अथॉरिटी कौन है? हमारा संस्थान। संस्थान में अथॉरिटी किसी को कौन दे रहा होगा? डायरेक्टर। मतलब हर किसी को कोई ना कोई अथॉरिटी दे रहा है, तब तो वो उस काम को कर रहा है।
तो ऐसे ही इस संप्रभुता को, मतलब किसी राष्ट्र को संप्रभुता मतलब अथॉरिटी देने का काम कौन करता है? तो अगर वहां पे राजतंत्र है तो वो अथॉरिटी इसको राजा से मिली हुई है। भारत जैसे जो देश है, लोकतांत्रिक देश है, तो यहाँ पे अथॉरिटी मिली होती है संविधान से। संविधान, इसी वजह से संविधान बनाने वाले जो लोग हैं, उन्होंने जो मिलकर संविधान सभा बनाई, उसका अपन यहाँ पे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इतना पूरा इसी वजह से देख रहे हैं कि भाई उस सभा को इतनी अथॉरिटी कैसे मिल गई कि वो जिस किताब को बनाएगी वो पूरे देश की संप्रभुता का संचालन करेगी, मतलब उसका एक मेन सोर्स होगी। तो इसी वजह से, मतलब आप समझ रहे हैं उसका इंपॉर्टेंस पीछे। तो संप्रभुता का मतलब है बेसिकली अथॉरिटी, आम भाषा में कहें तो। और अगर उसका लिटरल मीनिंग देखें तो सोवरेनिटी का मतलब होता है किसी भी इंटरनल या एक्सटर्नल प्रेशर के बिना अपने सारे डिसीजन लेने की छूट, उसको कहा जाता है संप्रभुता। ठीक है, अगर वो लोकतांत्रिक देश है तो उसको संप्रभुता को पावर मिलती है वहां के संविधान से। ठीक है, तो अभी तक अपन ने जो पढ़ना शुरू किया था वो हम पढ़ रहे हैं भारत का, भाई जो संविधान है, भारतीय संप्रभुता का जो स्रोत है हमारा संविधान, और हमारे उस संविधान को निर्माण करने के लिए जो संस्था है वो है हमारी संविधान सभा। और ये जो हमारी संविधान सभा है, इसका गठन हुआ ब्रिटिश काल के दौरान, और ब्रिटिश काल में इसको बनाने के लिए जो योजना लाई गई, जिस मिशन के द्वारा, उसे कहते हैं कैबिनेट मिशन, और उस योजना को कह देते हैं कैबिनेट मिशन योजना। और ये तो हमने फाइनल देखा, बट इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या था वो अपन ने कल डिस्कस किया था कि भाई ब्रिटिश सरकार के द्वारा अचानक ऐसा क्या हुआ कि भारत को उन्होंने अपना संविधान खुद बनाने की छूट दे दी। यही है इसका लिटरल मीनिंग कैबिनेट मिशन का। तो वो अपन ने उसका पूरा बैकग्राउंड देखा था कि भाई मांग तो हम पहले से कर रहे थे, स्वतंत्रता आंदोलन हमारा जब से शुरू हुआ था तब से हम संविधान सभा की मांग कर रहे थे। संविधान सभा की नहीं, मतलब हम ऐसी व्यवस्था की मांग कर रहे थे जिसमें हमारे लिए कानून स्वयं हम बनाए। तो शुरुआत इसकी अपन ने शुरू से देखी थी, कहां से होती है? सबसे पहले संविधान बनाने का विचार कौन रखता है? संविधान का विचार बाल गंगाधर तिलक। जल्दी से क्विक रिवीजन ले लें। सबसे पहले अपन ने देखा था 1895, 1885 में कांग्रेस का गठन हो जाता है। उसके बाद से भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम है वो एक नेतृत्व, उसको एक नेतृत्व मिल जाता है और सिस्टमेटिकली हमारा स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन शुरू होता है। पहली बार विचार आता है 1895 में, जो कि रखा जाता है तिलक के द्वारा। उनके द्वारा जो विधेयक लाया गया था उसको क्या कहा था? स्वराज विधेयक या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिल। फिर पहली बार इस बात को स्पष्ट रूप से, ये तो सिर्फ एक विचार था, फिर इसको स्पष्ट रूप से कहा दोबारा गांधी जी ने, महात्मा गांधी ने। कब? 1922 में, क्योंकि इसका बैकग्राउंड क्या था? 1919 का अधिनियम, जिसमें भारत के संवैधानिक सुधारों की मांग हो रही थी। जब बात हमारी यहां तक पहुंची तो अभी तक भी ये विचार था। पहली बार हमने संविधान बनाने का प्रयास कब किया? 1928 में। उसको क्या कहा हमने? नेहरू रिपोर्ट। मोतीलाल नेहरू जी इसके अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में बनाई गई थी, इसलिए इसे कहा नेहरू रिपोर्ट। इसमें पहली बार भारतीयों के द्वारा संविधान बनाने का प्रयास हुआ। अगला हुआ कि भाई संविधान का प्रयास तो ठीक है, ये तो कोई दल पार्टी बना रही है, कायदे से जब भारत के लिए संविधान बने तो सब लोग होने चाहिए, उसमें हर जगह से लोग आने चाहिए, उसके लिए पूरी संस्था होनी चाहिए। तो पहली बार संविधान सभा का विचार इसके बाद निकल कर आया 1934 में, जब एमएन रॉय ने कहा कि संविधान बनाने के लिए एक प्रॉपर संस्था होनी चाहिए, एक संविधान सभा होनी चाहिए। ठीक है, तो देख रहे हैं आप डेवलपमेंट। पहले विचार पहली बार इधर आ रहा है, उसको स्पष्ट रूप से विचार को गांधी जी 1922 में रख रहे हैं। पहली बार प्रयास 1928 में हो रहा है, और पहली बार उस प्रयास को सफल बनाने के लिए संविधान सभा की मांग आ रही है 1934 में। अब तक कांग्रेस की मांग नहीं आई है। इसके बाद 1935-36 में मांग आती है कांग्रेस की तरफ से। 35-36 कहने का अर्थ ये, 35 से उन्होंने मांग करना शुरू कर दिया था, और कांग्रेस का एक पैटर्न रहा है, अभी आप इतिहास पढ़ोगे, जो भी मांगे साल भर चलती थी, वर्ष के आखिरी में दिसंबर में उनका अधिवेशन होता है, और उस अधिवेशन में उन सारी मांगों का ऑफिशियल प्रस्ताव रखा जाता है, और जब वो प्रस्ताव पारित हो जाता है तब वो चीज उनके सरकारी कार्यक्रम का हिस्सा बन जाती है। तो 35 से मांग होना शुरू हुई थी, और 36 में इनका अधिवेशन हुआ था। अधिवेशन हुआ था फैजपुर में, वहां पे पहली बार इस मांग को ऑफिशियली रखा गया ब्रिटिश सरकार के सामने।
कि हमारा संविधान तो हम बनाएंगे और हमारे लिए एक संविधान सभा का गठन होना चाहिए। अभी तक भी ब्रिटिश सरकार के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया हमारी मांगों पर। फाइनली जब 1938 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जो कि मैंने आपको बताया था बहुत इंपॉर्टेंट अधिवेशन है, ये हुआ था गुजरात के हरिपुरा में। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे आपके सुभाष चंद्र बोस, और इसमें जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक रूप से घोषणा की कि भाई भारत के लिए संविधान तो भारतीय ही बनाएंगे, उसके लिए एक संविधान सभा भी होगी और संविधान सभा का जो चुनाव होगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। तो यहां तक का ये पूरा बैकग्राउंड अपन कल देख चुके थे। तो इस तरह से जो कैबिनेट मिशन योजना अपन को जो अथॉरिटी मिली है, इसकी कहानी शुरू होती है वहां से मांगे। पर यहां तक भी ब्रिटिश सरकार ने कुछ ध्यान दिया क्या? नहीं दिया। फाइनली अपन ने कल देखा था क्या हुआ। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है और इसमें शामिल होने के लिए भारतीयों का सहयोग जरूरी है। इस वजह से यहाँ पर उन्होंने हमारी मांगों पर ध्यान देना शुरू किया ताकि भारतीयों का वो युद्ध में सहयोग ले सके। और इस सहयोग के लिए सबसे पहले वो प्रपोजल लेकर आए 1940 में, है ना। और ये वाला प्रपोजल कैसा रहा? फाइनली फेल। क्या था वो अपन कल बहुत डिटेल में कर चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा अपन क्विक निकलते हैं। 1940 में जो प्रस्ताव लेकर आए वो अगस्त के महीने में आया, इसलिए इसको कहते हैं अगस्त प्रस्ताव। ये लाया गया था लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा, इसलिए इसको लॉर्ड लिनलिथगो प्रस्ताव भी कहते हैं, है ना। वायसराय थे उस समय लॉर्ड लिनलिथगो। फाइनली उसमें विचार ये रखा गया कि ठीक है, भारतीयों के लिए संविधान का निर्माण भारतीय करेंगे पर युद्ध के बाद। तो ये बात तो हमें स्वीकार थी नहीं, तो इस बात को रिजेक्ट कर दिया गया। अगस्त प्रस्ताव फेल हो गया। इन्होंने फिर दोबारा प्रयास किया। 1942 में समिति का गठन किया सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में, और उसको कहा गया क्रिप्स मिशन। फाइनली क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया कि भाई भारत में संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा कैसी हो, अपनी रिपोर्ट दीजिए। और उनकी जो रिपोर्ट थी उसको रिजेक्ट कर दिया गया भारतीयों के कांग्रेस के द्वारा भी और मुस्लिम लीग के द्वारा भी। तो अगेन ये भी रिजेक्ट होने की वजह से क्या हो गया? फेल। इसके बाद फाइनली 1945 में युद्ध हो गया खत्म। वैश्विक परिस्थितियां बदल गई, ब्रिटेन युद्ध में हार गया। इनफैक्ट वहां पे जो चुनाव हुए वहां पे भी उनकी सरकार हार गई। जिस सरकार का अब तक दबदबा था, जिसके प्रधानमंत्री चर्चिल थे, वहां पे नई सरकार आ गई। जिस पार्टी की सरकार आई, लेबर पार्टी की, वो थोड़ी सी भारत के लिए उसका रवैया उतना कठोर नहीं रहा है जितना चर्चिल वाली कंजर्वेटिव पार्टी का था। तो कुल मिला के ऐसे कई सारे मिले जुले असर हुए, जिसका परिणाम निकल के आया कि अब ये बिल्कुल सहयोगात्मक रवैये में आ गए। और फाइनली 1946 में वो एक योजना के साथ आए जो कि हम सबको एक्सेप्टेबल थी। कांग्रेस ने भी उसको एक्सेप्ट किया, लीग ने भी एक्सेप्ट किया, और फाइनली इस कैबिनेट मिशन योजना के हिसाब से भारत की संविधान सभा का गठन हुआ। तो यहां तक की कहानी कल अपन देख चुके थे, है ना। थोड़ा सा पेशेंस से चलना। ये शुरुआती मुद्दे जो होते हैं बड़े बोरिंग से होते हैं, क्योंकि ये डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं। इंटरेस्ट आना तब शुरू होता है जब चीजें हमको रिलेट होने लगती है। हर वो चीज बोरिंग लगती है जो रिलेट नहीं होती, आंखों से नहीं दिखती, फील नहीं होती। जब वो लिटरल पॉलिटी में हम आ जाएंगे, जिसके रोज के मुद्दे आपको न्यूज में दिखने लगेंगे, अपने आप वहां से इंटरेस्ट डेवलप होने लगेगा। पर ये बात कर रहे हैं हम उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, तो थोड़ा सा शुरुआत में कोई भी सब्जेक्ट के थोड़ा सा पेशेंस रख के चलिए, तो चीजें अपने उस पर रफ्तार में आ जाएंगी। तो यहां तक अपन कहानी देख चुके थे। अब अल्टीमेट बात आती है कि संविधान सभा का गठन हुआ कैसे। ये तो हमने देख लिया, ये हो रहा था, वो हो रहा था, ऐसे हो रहा था, ऐसे 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 करके बात आ गई कैबिनेट मिशन तक। फाइनल तो संविधान बनाया किसने? संविधान सभा ने। तो अल्टीमेटली हमें अब यही देखना है कि भाई संविधान सभा का गठन हुआ कैसे। संविधान सभा का गठन कैसे हुआ देखने के लिए पहले अपन को देखना पड़ेगा उस समय का भारत कैसा था, तभी तो समझ में आएगा। ये जो संविधान सभा है, इसका गठन होना है चुनाव के आधार पर। और आपको मालूम है, इतने दिनों से आपने चुनाव देखे हैं, अभी विधानसभा चुनाव देखा है, लोकसभा चुनाव देखा है। पहली चीज आपको मालूम है चुनाव में क्या होता है, सीटें होती हैं कि कितनी सीटों पर चुनाव होंगे। तो फाइनली ये जो कैबिनेट मिशन योजना थी, इसने ये बता दिया था कि चुनाव कितनी सीटों पर होंगे, 389 सीटों पर। और इन 389 सीटों में से कौन सी सीटें किसकी होंगी, कितनी होंगी, वो समझने के लिए पहले अपन को उस समय के भारत को समझना पड़ेगा। तब तो समझ में आएगा ना कि अभी का जो चुनाव की सीटें होती हैं वो उसके लिए परिसीमन होता है, निर्वाचन आयोग करता है ना, जनसंख्या के आधार पर भारत को सीटों में बांटा जाता है।
तो उस समय के सीटों को समझने के लिए उस समय के भारत को समझना पड़ेगा। तो ये जो आप मैप देख रहे हैं, इसमें वर्तमान का बांग्लादेश भी है और आपका पाकिस्तान भी है। ये उस समय के भारत का नक्शा है। इसमें आपको दो कलर दिख रहे हैं, पिंक और येलो। येलो पार्ट है जहां पर ब्रिटिश सरकार है, और ये जो पिंक वाला पार्ट है, ये वो वाला पार्ट है जहां पे राजा हैं, जिनको कहा जाता है देसी रियासतें। यही दो चीजें थी। जहां पर ब्रिटिश सरकार का डायरेक्ट शासन होता था उनको कहते थे ब्रिटिश प्रांत, और बाकी सारी देसी रियासतें। उस समय जो देसी रियासतें ये पिंक कलर में आपको दिख रही हैं, छोटी बड़ी सारी मिला के इनकी संख्या थी 562। और ये जो आपके ब्रिटिश प्रांत थे, ये दो टाइप के थे। दो टाइप के कैसे? जैसे कि अभी की कंडीशन अगर अपन देखते हैं, राज्य हैं, विधानसभाएं हैं, उनमें मुख्यमंत्री हैं, वहीं दूसरे अपने केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त तो आयुक्त के द्वारा शासन किया जाता है। अभी अपन दो ही व्यवस्थाएं देखते हैं, यूनियन टेरिटरीज और स्टेट। इसमें मुख्यमंत्री होते हैं, उसमें आयुक्त होते हैं। सेम ऐसे ही जो ब्रिटिश प्रांत थे, ये भी दो कैटेगरी में थे। एक कैटेगरी थी जिसमें शासन किया जाता था गवर्नर के द्वारा, जिनमें ये विधान असेंबलियां होती थी, आज की भाषा में कहें तो विधानसभाएं होती थी। और जो आज की जिस तरह की यूनियन टेरिटरीज हैं, तो ऐसे जो क्षेत्र होते थे वहां पे जो शासन है वो किया जाता था मुख्य आयुक्त के द्वारा, है ना। इनको गवर्नर स्टेट्स कह देते थे, इनको चीफ कमिश्नर स्टेट्स कह देते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी के स्टेट है और आपकी यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। अब सारी कहानी यहीं से आती है कि 389 सीटें बांटी कैसे गई। 389 सीटें ऐसे बांटी गई कि एक हिस्से में रखी गई 296 सीटें, दूसरे हिस्से में रखी गई 93 सीटें। 296 सीटें आवंटित की गई किसको? ब्रिटिश प्रांतों को। और 93 सीटें दी गई किसको? रियासतों को। रियासतों को, ठीक है। अब ये जो 296 सीटें हैं ब्रिटिश प्रांत की, इनको भी दो भागों में रखा गया। 296 से जो 292 सीटें हैं वो जानी थी इनके वाले प्रांतों के हिस्से में, और बची हुई जो 4 सीटें थी वो जानी थी आयुक्त वाले प्रांतों में। और यहाँ से फिर एक बात ये आ जाती है कि भाई कौन से 4 प्रांत थे, क्योंकि आपसे कोई ये तो नहीं पूछेगा कि 292 प्रांतों में कौन से प्रांत शामिल थे। पर प्री में ये बिल्कुल पूछा जा सकता है कि ये 4 मुख्य आयुक्त के प्रांत कौन से थे जहां से संविधान सभाएं जीत कर आई थी। तो वो भी अपन देखते हैं कौन सी थी। पहले अपन इस कहानी को समझ लेते हैं कि इसका पूरा अर्थ क्या है। मतलब एक पिक्चर बनाने की कोशिश करना दिमाग में, प्री में क्या आएगा, मेंस में क्या आएगा, सब लिखवा देंगे अपन, आंसर राइटिंग भी कर लेंगे। पर पहली चीज होती है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, दूसरी चीज होती है उसमें से ये अंडरस्टैंडिंग कि प्री में क्या आने वाला है और मेंस में क्या आने वाला है, और फिर तीसरी चीज आती है कि भाई मेंस में जो आने वाला है उसकी हम आंसर राइटिंग कैसे करेंगे। तो एक प्रोसेस है, एक एक चीज समझते हैं। तो पहली चीज आप समझें कि जो संविधान सभा का गठन हो रहा है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार, उसके लिए होने वाले हैं चुनाव, और उन चुनावों के लिए पूरे भारत में जो सीटें आवंटित की गई हैं वो है 389। 389 में से 296 सीटें हैं ब्रिटिश प्रांतों की और 93 सीटें हैं रियासतों की। अब ये दो हिस्सों में बांटने के पीछे का कारण क्या है? ये जो ब्रिटिश प्रांतों की सीटें हैं ना, यहाँ पे होने थे चुनाव। फिर ये रियासतों में क्या होना था? रियासतों में चुनाव नहीं होना था, रियासतों से किए जाने थे मनोनीत। मनोनीत ऐसे, और उसका पूरा अधिकार दे दिया गया था राजा को। चुनाव का मतलब हुआ कि भाई हर एक सीट पे ये 3-4 उम्मीदवार हैं, सारे मतदाता तो नहीं, वो तो सिस्टम अप्रत्यक्ष रूप से हुआ, पर अभी आम भाषा में समझाने के लिए समझा रही हूँ कि निर्वाचन का मतलब क्या होता है। हर सीट पे 3-4-5 उम्मीदवार होते हैं, हम उनको वोट देते हैं और जो जीत जाता है वो जीत के आगे असेंबलीज में चला जाता है। मनोनयन का मतलब ये होता है कि राजा को अधिकार है, वो जिसको चाहे वहां पे सीट में भेज दे। तो संविधान सभा के लिए ये बीच का रास्ता निकाला गया, क्योंकि ताकि विरोध ना आए। क्योंकि भारत में आप देख रहे हो 2 व्यवस्थाएं हैं, राजाओं के अपने सिस्टम बनाए हुए हैं, ब्रिटिश प्रांत के अपने सिस्टम है। कोई अगर एक सा सिस्टम बना देते तो फिर से कोई विवाद होता, फिर कोई विरोध होता और फिर कोई गतिरोध खड़ा हो जाता जो कि आगे ना बढ़ता। तो बीच का रास्ता निकालते हुए तय हुआ कि भाई ऑलरेडी हमारे पास ब्रिटिश जो प्रांत है वहां पे हम करवाएंगे चुनाव, और जो देसी रियासतों की 93 सीट है इसमें राज प्रमुखों को अधिकार दे दिया कि आप जानिए, आपका काम जानिए, आपको जो व्यक्ति अच्छा लगता है, आपको लगता है आपके हितों को प्रतिनिधित्व दे सकता है, आप उसको संविधान सभा में भेजिए और वो आपका प्रतिनिधित्व करेगा। तो इस तरह से व्यवस्था लाई गई। और इन 296 में भी 292 सीटें थी गवर्नर प्रांत की और 4 सीटें थी मुख्य आयुक्त के प्रांत की। ये जो सारी सीटें हैं ये डिसाइड कैसे की गई होंगी?
कि भाई 389 ही होंगी इस पूरे भारत में। तो वो जो डिसाइड की गई उसका आधार रखा गया जनसंख्या को। उस समय की जनसंख्या लगभग 34-35 करोड़ थी। लगभग 34-35 इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 1941 की जो जनगणना हुई थी उसमें 31 करोड़ कुछ थी। जब देश आजाद हुआ था उस समय लगभग 34 करोड़ के आसपास थी। तो लगभग 34-35 करोड़ जनसंख्या थी उस समय। आधार रखा गया प्रति 10 लाख जनसंख्या पर होगी एक सीट, चाहे वो रियासतें हो चाहे ब्रिटिश प्रांत हो। तो इस तरह से पूरे भारत को 10 लाख जनसंख्या पे एक सीट में बांट दिया गया और इस तरह से कितनी सीटें तय हुई? 389। 296 पे चुनाव होने थे, 93 सीटों से इनको मनोनयन होना था। अब अगली बात जो इसमें आती है वो ये कि फिर चुनाव कैसे होने थे। ये जो अपन सभा की बात कर रहे हैं कि भाई इसका चुनाव हुआ कैसे, अल्टीमेटली गठन। तो ये जो चुनाव हुआ था प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ था, अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। प्रत्यक्ष रूप से कहने का मतलब है जैसे हम विधायकों को चुन के भेजते हैं, डायरेक्ट वोट डालते हैं, तो उसको कहते हैं प्रत्यक्ष सिस्टम। पर जैसे अपन ने देखा ये लोकसभा में भी अपन ये करते हैं, विधानसभा के चुनाव में भी अपन ये करते हैं, पर कभी भी आपने राज्यसभा के वोट डाले हैं? राज्यसभा के मेंबर्स कहां से चुन के जाते हैं? विधानसभाओं से चुनकर जाते हैं। जो विधानसभा में चुनकर हमारे द्वारा भेजे जाते हैं वो फिर चुनते हैं राज्यसभा की सीटों के लिए। तो ये चुनाव कैसा हुआ? अप्रत्यक्ष, मतलब हमारे द्वारा अप्रत्यक्ष है ना, हमने प्रत्यक्ष एमएलए एमपीस को चुना और उनने फिर राज्यसभा के लिए चुन के भेजे। तो ये चुनाव कैसा हो गया? इनडायरेक्ट हो गया। तो वैसे ही जो विधानसभा संविधान सभा है इसके चुनाव कैसे हुए थे? अप्रत्यक्ष। ये जो ब्रिटिश प्रांत थे इन सबकी असेंबलीज थी जिसमें ऑलरेडी चुनाव होके भेजे गए लोग थे, उन लोगों ने वोट डाले किसके लिए? संविधान सभा की सीटों के लिए। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से तो हो गया, पर मतदान की प्रणाली क्या थी? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तो आप समझ गए, पर एक अगली चीज होती है मतदान की प्रणाली। अभी जैसे मतदान की जो प्रणाली है वर्तमान वाली, उसको कहा जाता है FPTP। अभी जो हम चुनाव में वोट डालते हैं और उसमें जिसमें सबसे ज्यादा वोट मिल जाते हैं वो जीत जाता है, वो जो सिस्टम है वो कहलाता है फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम। हिंदी में कहते हैं सबसे पहले खंबा छूने की विधि। अजीब है, मत लिखना कहीं, बता दे रही हूं बस। उसका जो ट्रांसलेशन किया है भगवान जाने किसने किया है, सबसे पहले खंबा छूने की विधि। इसका मतलब ये है कि मतलब अगर रेस लगाए चार लोग, चार उम्मीदवार, मतलब उसका अर्थ देखो कहां से निकला होगा कि चार लोग रेस लगा रहे हैं, एक पोल है उसको टच करना, जो सबसे पहले जाके छू देगा वो जीत जाएगा। हालांकि अपन को उसकी हिंदी के अर्थ में नहीं जाना है, इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम। कुल मिला के जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो जीत जाता है। पर इसमें एक नुकसान होता है। मान लो अपने एरिया के कोई विधायक जी जीत गए, तो जरूरी है कि उसको 90% लोगों ने चुना है? हो सकता है 20% ने चुना हो, 40% वोट देने भी ना गए हो, और जो बचे हुए गए होंगे उनमें से भी वोट बट गए हो, किसी को 5% मिले, किसी को 10 मिले, किसी को 12 मिले, तो जीतने वाला भी कहो पता चला मात्र 20% वोट रखा है। कहने के लिए क्या है, वो हमारे नेताजी बहुमत से चुन के आए हैं, पर बहुमत भी कितना है? मात्र 20% लोगों का है। तो इसमें ये दिक्कत रहती है। और हम बना रहे हैं संविधान, अभी हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। राजनीति में तो फिर भी बात की बात है, अभी चाहिए संविधान, सीरियस मुद्दा है, सबका प्रतिनिधित्व तो होना चाहिए, पूरे देश भर से चुन के लोग आने चाहिए। तो हमने यहाँ पे ये प्रणाली नहीं अपनाई क्योंकि इसमें रिस्क थी ना। हो सकता है एक ऐसा व्यक्ति हमारे क्षेत्र से संविधान बनाने के लिए गया है जो मात्र 20% लोगों की पसंद है, फिर कैसे काम चलेगा? तो यहाँ पे हमने अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली अपनाई। और जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होती है इसके कई सारे पैटर्न होते हैं पूरी दुनिया भर में। उसका कौन सा पैटर्न हमने अपनाया, उसको कहा जाता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। क्या मतलब है इसका? मत पद्धति बेसिकली इस पद्धति के अंतर्गत ये होता है कि जो अभी अपन क्या करते हैं, हर एक सीट पे जो 4 उम्मीदवार हैं अपने पसंदीदा को वोट देके चले आते हैं, जीत गया, बात खत्म, है ना। उसको कितने भी परसेंट मिलेंगे उनमें तो सबसे ज्यादा होगा वो। एकल संक्रमणीय मत पद्धति में ये होता है, इसमें ये निकाला जाता है भाई आनुपातिक रूप से वो कितने लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो उसका सिस्टम ये होता है कि मान लीजिए 4 उम्मीदवार हैं और हम वोट देने जाएंगे तो हम उसके आगे 1 2 3 4 लिख के आएंगे। मुझे जो उम्मीदवार सबसे ज्यादा पसंद है मैं उसके आगे 1 लिख दूंगी, और फिर दूसरी प्रायोरिटी में किसको देना चाहूं, मान लो ये 1 नंबर वाला नहीं जीतता है तो मेरी प्रायोरिटी के हिसाब से भाई ये ना जीते तो दूसरे नंबर पे ये जीतना चाहिए। हो सकता है आपकी प्रायोरिटी वो दूसरा वाला हो,
आप जाओगे, इसके आगे एक लिख के आ जाओगे, इसके आगे दो लिख कर आ जाओगे, कुल मिला के इसमें वरीयता दी जाती है, प्राथमिकता दिशाई की जाती है। नंबर 1 पे हम इसको चाहते हैं, ये ना जीते तो नंबर 2 पे हम इसको चाहते हैं, नंबर 3 पे हम इसको चाहते हैं। इससे क्या होता है कि वो जितने चारों के चारों लोग हैं, उनमें से आप जिसको ज्यादा पसंद करते हो वो तो ठीक है, पर बाकी 3 भी नापसंद के तो नहीं होते ना। बस आपकी वरीयता का सिस्टम है। फिर उन वोटों में से निकाला जाता है कि किस उम्मीदवार को सबसे कम लोगों ने वरीयता दी, उसको पीछे से हटा दिया जाता है, क्योंकि भैया उसको लिस्ट प्रेफरेंस मिली है, तो उसके हिस्से के जो वोट हैं उसको खाली वेस्ट नहीं किया जाता, उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है दूसरी वरीयता वाले को। फिर देखा जाता है उन सब में लीस्ट वरीयता किसको मिली है। इस तरह से वो सिस्टम प्रोसेस बाई प्रोसेस चलते आता है। इससे जो व्यक्ति निकल के आता है जीत के, वो ज्यादातर लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, तो इसमें ट्रस्ट की संभावना ज्यादा है ना, जो भी जीता। इस वजह से, और एक कारण ये भी था क्योंकि संविधान बनाने के लिए भाई सीरियस मैटर है, तो ट्रस्टेड लोग चाहिए, पहली चीज, ज्यादा लोगों का ट्रस्ट होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज ये भी थी, जो अभी हम वयस्क मताधिकार अपना रहे हैं, उसके लिए भारत में संभावनाएं भी नहीं थी यार। अशिक्षा अच्छी खासी थी, इतना बड़ा मैनेजमेंट नहीं था। आज आप देख रहे हो चुनाव में कितनी मशीनरी लगती है। अगर हम सबको वोट देने का अधिकार दें, जैसा कि 1938 में नेहरू जी बोले थे कि भाई सबको वोटिंग राइट्स होंगे, आप सोच रहे हो उस समय के भारत को इमेजिन करके देखो, पैसा, व्यवस्थाएं, कितना कुछ लगता है चुनाव में। तो उस समय के भारत के हिसाब से वो सरकार के लिए भी ना तकनीकी रूप से संभव था, ना वित्तीय रूप से संभव था। दूसरी चीज, जो व्यक्ति थे अशिक्षा में हैं, गरीबी में हैं, उनको देश के उतने मुद्दे नहीं पता है। अभी भी मालूम है क्या, आज हम 2024 में आ गए, आज भी चुनावों से मुद्दे गायब होते हैं। और उस समय तो मुद्दा राजनीति का था ही नहीं, देश की सबसे बड़ी किताब बनाने का था, सबसे बड़ा संविधान, मतलब आपका पूरा देश इसी से चलने वाला है, तो उसके लिए रिस्क नहीं ली जा सकती थी। तो उसके लिए हमने जिस प्रणाली को अपनाया वो थी आपकी अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली, और उसमें भी हमने अपनाया अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति को। फाइनली बढ़िया तामझाम से चुनाव हुए और रिजल्ट आए, कांग्रेस को बढ़िया सबसे ज्यादा वोट मिले, कांग्रेस को मिली 208 सीटें, बहुत बड़ी सफलता थी, जो कि 389 में से अगर आप इसमें देखो तो 296 है चुनाव वाली, और उन 296 में से 208 सीटें मिल गई किसको, कांग्रेस को। 73 सीटें मिली मुस्लिम लीग को, और शेष 15 सीटों पे अन्य लोग आए, कुछ निर्दलीय थे, कुछ जो भी थे, व्हाटएवर, सारे 15 मिले अन्य को। यहीं पे इनकी बुद्धि खिसक गई, ये यहीं से इनका विरोध चालू हो जाएगा। क्रिप्स मिशन तक विरोध कर रहे थे, कैबिनेट मिशन के टाइम पे मान गए थे, क्योंकि उनको लगा कि हम भी जीत जाएंगे, और जैसे रिजल्ट आया इतनी कम सीटें मिली, तो फिर यहाँ से वो उनका बिदकना चालू हो गया। अपन उस पर आते हैं बाद में, पहले यहाँ देख लेते हैं जहां पे मैंने आपको छोड़ा था। ये 4 कौन थे, 4 आयुक्त प्रांत, कोई आइडिया? 4 आयुक्त प्रांत जो पढ़ चुके हैं वो तो बता ही सकते हैं। बरार और सेंट्रल प्रोविंस इन प्रांतों में आते थे। जो गवर्नर प्रांत थे ना, क्योंकि वहां पे विधानसभाएं थी, तो वो तो इन प्रांतों में आ गई है। जो 4 आयुक्त प्रांत थे ये कौन से थे, क्योंकि ये नहीं पूछा जाएगा ये कौन से थे, ये जरूर पूछ सकते हैं क्योंकि 4 थे। कौन से? मद्रास, कोलकाता और बॉम्बे, ये तो प्रेसिडेंसी शहर है जो उन्होंने, कंपनी ने अपनी सुविधा के लिए बनाए थे, ये तो वो प्रेसिडेंसी शहर है। इनकी ABCD है ना, ये वो भी नहीं है, वो तो 1950 में निकल के आएंगे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। ए फॉर तुम्हारा वही निमोनिक्स जो तुम बोल रही थी उस दिन कि निमोनिक्स बताएंगी क्या, मैम बता दिया। देखो वो 4 राज्य, ए फॉर है आपका अजमेर, बी है बलूचिस्तान, सी है कुर्ग, और डी फॉर दिल्ली। ये 4 प्रांत थे जिनमें आयुक्त का प्रशासन था, जहां से चुन के गए थे। अजमेर, मोरवाड़ा, बलूचिस्तान पाकिस्तान का है ना, जैसे हमारा झारखंड रांची वाला खनिज प्रधान प्रदेश है, वैसा वो बलूचिस्तान का है। कुर्ग हिल स्टेशन फेमस, जिसकी रील्स से भरा रहता है आपका इंस्टाग्राम, सुंदर सुंदर लगता है कि कब यहाँ पे घूमने जाएंगे, अच्छे सुंदर सुंदर जहाँ के रिसोर्ट्स आप देखते हैं। और चौथा आपका दिल्ली। तो ये थे इसके 4 आयुक्त प्रांत। फाइनली बढ़िया लाव लश्कर के साथ भारत की संविधान सभा का गठन हुआ। ये बैठे हुए हैं सारे, ये तब के पिक्चर्स हैं। अभी ये है आपकी वो बिल्डिंग जिसको अभी वर्तमान में अपन फिर से नाम दे चुके हैं संविधान भवन का। यही अब तक अपना पार्लियामेंट था, क्योंकि संविधान का निर्माण कब तक करना था इनको,
देश के आजाद होने तक 1947 तक, तो 1946 से लेके 1947 तक ये बिल्डिंग क्या कर रही थी? भारत के लिए संविधान का निर्माण। 1947 को जिस दिन देश आजाद हो गया, उससे इनके पास हो गया डबल काम। एक काम था भारत के लिए संविधान बनाने का, दूसरा काम था देश की सरकार चलाने का, जो उस समय की सरकार का संचालन भी तो करना है। तो उसके बाद से हो गए इसके डबल काम। पर भारत में तब तक चुनाव नहीं हुए थे। 1950 में संविधान लागू हुआ और पहली बार चुनाव हुए देश में 1951-52 में। 52 में जब पूरे देश में लोकसभा के चुनाव हुए, विधानसभाओं के चुनाव हुए, जीत के पार्लियामेंट में गए, फिर वहां से सिस्टमेटिक आपकी राज्यसभा, लोकसभा और इस पूरे सिस्टम की शुरुआत हुई। इस वजह से इसको कह दिया जाता है संविधान सभा को, जो आपकी है। और एक प्रश्न पूछा भी गया है कि संविधान सभा को छोटी संसद क्यों कहा जाता है? तो उसका कारण यही है कि संविधान का निर्माण करना था उनको देश की आजादी तक, और आजादी से लेके अगले चुनाव होने तक और संविधान लागू होने तक जो देश का उन्होंने शासन संचालन किया है एक टेम्परेरी, इस वजह से उसको बड़ी संसद या फुल फ्लेजेड संसद तो नहीं कह सकते, इसलिए उसको छोटी संसद भी कहा जाता है। और इसी को अपन ने अब जब हमारा नया पार्लियामेंट बन गया तो इसी को हमने फिर से नामकरण कर दिया इसका संविधान भवन के रूप में। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, न्यूज़पेपर में आई थी और ये कहीं पढ़ने नहीं मिली, मुझे बड़ी अच्छी लगी। ये जो संविधान सभा है ना, इसका लोगो था, ये पढ़ा होगा आपने, संविधान सभा का लोगो हाथी था। तो हाथी जब अपन बोलते हैं तो इमेजिन कैसा होता है? 4 टांगों वाला। मतलब जब मैं बोलूं, अगर मैं ये ना दिखाती और आपसे कहती संविधान सभा का लोगो हाथी था, तो कैसा हाथी इमेजिन होता? वैसे वो हाथी था ऐसा। अब इससे कनेक्शन क्या है देखो, मतलब बड़ा अच्छा लगा मुझे ये जानने के बाद। मैंने पिछले साल न्यूज में पढ़ा था, 19 सितंबर की बात है। पिछले साल गणेश चतुर्थी कब थी? 18 सितंबर। देखना कनेक्शन, 18 सितंबर को गणेश चतुर्थी थी। 18 सितंबर के दिन नया पार्लियामेंट में जाने के लिए उन्होंने घोषणा की थी और 19 सितंबर से वहां पे सेशन शुरू होने वाला था। डेट थी 19 सितंबर, नई पार्लियामेंट में सेशन शुरू हुआ और उसी दिन पुरानी पार्लियामेंट ये वाली, इसका नामकरण कर दिया गया संविधान भवन। और जो मैंने एनालिसिस पढ़ा था उसमें उसने तर्क ये दिया था कि ये जो चेहरा है इसका संबंध किससे है? गणपति। और नई इसके 2 कनेक्शन बताए थे उसने कि ये जो डेट चुनने के पीछे की वजह है, एक तो गणेश चतुर्थी अपने यहाँ हर काम का श्री गणेश जी, मतलब नाम ही श्री गणेश है, भगवान का नाम उसमें है, और उसके लिए गणेश चतुर्थी से अच्छा क्या हो सकता है। और जो गणेश चतुर्थी का सिग्निफिकेंस था वो इसके यहाँ से भी था। और ये न्यूज़पेपर में आया था उस समय, दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज ने कवर किया था। और ये कनेक्शन मुझे बड़ा अच्छा सा लगा था। कभी अपन इतना नहीं सोचे होते हैं ना, और ना ही उनने ऐसी कोई घोषणा की थी सरकार ने कि हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हर चीज की घोषणा करने में भी विवाद खड़े हो जाते हैं। सरकार ऐसा नहीं कर सकती, वैसा नहीं कर सकती, फिर ये खड़े हो जाएंगे, फिर वो खड़े हो जाएंगे, मतलब मुद्दे अनंतकालीन चलते रहते हैं। तो 19 सितंबर की जो उन्होंने डेट चुनी थी उसका कारण ये था, 18 सितंबर से गणेश चतुर्थी थी, 19 सितंबर को नया पार्लियामेंट और ओल्ड पार्लियामेंट का नाम संविधान भवन, ये था इसका संविधान सभा का लोगो। तो यहां तक अपन ने जो संविधान सभा का गठन का देखा, ये चीज आपको क्लियर हुई कि कैसे हुआ गठन पूरे भारत से। फिर से एक बार इसको रिवीजन लें। अच्छा, रिवीजन से पहले मुझे अच्छी इंटरेस्टिंग बात याद आई, मैं उसकी फोटो भी लेकर आई। ये जो आपका संविधान भवन है, जब से चर्चा में है, नया पार्लियामेंट बन रहा है, तब से आपने खूब सुना होगा कि ये जो हमारी पार्लियामेंट है, ओल्ड पार्लियामेंट, ये किस मंदिर की प्रतिकृति है? भारत के किस मंदिर से इंस्पायर होके ये बिल्डिंग बनाई गई थी, संसद भवन पुराना? 64 योगिनी मंदिर। कहां पर है? मुरैना। मुरैना में कहां पर है? क्योंकि क्वेश्चन यहां तक नहीं आएगा, अगर ये क्वेश्चन आ गया किसी दिन, क्योंकि जो चीज बहुत कॉमन हो जाती है ना, वहां से फिर वो अनकॉमन पूछते हैं, फिर वो ऑप्शन देंगे, मितावली, पदावली, वो जो मुरैना ग्वालियर के आसपास के बड़े बड़े मंदिर के क्षेत्र है वो आएंगे। या ज्यादा कॉमन हो गया ये क्वेश्चन तो पीएससी कैसे पूछेगी पता है? 64 योगिनी मंदिर जिससे ये बिल्डिंग इंस्पायर थी, उसका निर्माण किस राजा द्वारा करवाया गया? पूछने का भी तरीका बदल जाता है ना, जो फैक्ट बहुत कॉमन हो जाता है। ये जो संसद है, ऐसा कहा जाता है मुरैना में ये मंदिर है, देख रहे हो इसका जो पैटर्न है, ऐसा कहा जाता है कि इससे इंस्पायर है। अब मैं ये कह रही हूं इससे ऐसा कहा जाता है, मैं ये नहीं कह रही हूं इससे इंस्पायर है। ऐसा कहा जाता है इसलिए क्योंकि कहीं ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड नहीं है ना। लुटियंस की दिल्ली कही जाती है, लुटियन जो उसके वास्तुकार थे जिन्होंने ये राष्ट्रपति भवन, संसद वगैरह बनाए हैं, अगर वो ये कह के जाते कि मैं इससे इंस्पायर होके बना रहा हूं, तब हमारा शब्द क्या होता?
कि संसद इससे इंस्पायर है, बट ऐसा वो क्यों कहेंगे? उनकी भी इज्जत की बात है, ब्रिटेन से वो एक तो लेके आ रहे हैं वास्तुकार, और वो कह दे हम तुम्हारा मंदिर बना रहे हैं। बट ऐसा माना जाता है कि वो इस 64 योगिनी शिव मंदिर से इंस्पायर है। ये जो है मुरैना में है, मुरैना जिले में जो एग्जैक्ट जगह है उस जगह का नाम है मितावली, और ये एक शिव मंदिर है। शिव और शक्ति संप्रदाय में माना जाता है 64 योगिनी, बेसिकली वो शिव मंदिर है। और ये जो मितावली जगह है ये आती है पदावली के पास। अभी आपको लग रहा होगा ये क्या मितावली और क्या पदावली, हम क्या जाने। अभी आप एमपी पढ़ोगे, डेप्थ में जाओगे तो फिर चीजों में क्लैरिटी आएगी, और जहां बात एमपी से संबंधित प्रश्न की आती है तो डिटेलिंग बढ़ती चली जाती है। खैर ये तो आपको पता था, अच्छी बात है। किसने बनवाया था, किन राजाओं ने बनवाया था, किस वंश के राजा? वंश, राजा का नाम नहीं पूछ रही, वंश। कोई आइडिया? न्यूज में रहा था बहुत ज्यादा। एमपी टूरिज्म का पेज फॉलो कर लो, जनसंपर्क का। जितनी बातें किताबें नहीं बता पाती वो रोज बता देते हैं। ये बनवाया था कच्छप राजाओं ने। कच्छप वंश के राजा थे देवपाल, हालांकि नाम इंपॉर्टेंट नहीं है पर जो वंश इंपॉर्टेंट है वो कच्छप राजाओं ने बनवाया था। ये खबरों में बहुत था, इंटरव्यूज में बहुत ज्यादा छाया हुआ था, लोगों को लग रहा था यहाँ से पूछेंगे, वो एक कदम और आगे। तुम यहाँ तक का सोचते हो तो वो तुम्हारा एक अगला कदम सोच लेते हैं। शर्मा सर के बोर्ड का बड़ा फेमस क्वेश्चन था, बाद में मेहरा सर के बोर्ड का भी बन गया था फेवरेट क्वेश्चन, कि न्यू पार्लियामेंट किस मंदिर से इंस्पायर है, ये बताओ। लोग पढ़ के जा रहे थे ये, क्योंकि उनको भी 2-4 बार 2-10 दिन में उनको भी अंदाजा हो जाता है ना बच्चों की तैयारी के लेवल का। तब उन्होंने फिर ये नहीं पूछा, उन्होंने पूछना शुरू किया कि अच्छा जो न्यू पार्लियामेंट अभी अपना शिफ्ट हुआ है, क्योंकि हम लोग के जो इंटरव्यूज चालू हुए थे वो अगस्त में चालू हुए थे, सितंबर में ये सब माहौल चल रहा था शिफ्ट होने का, ये सब तो बच्चे ये सब पढ़ के जा रहे थे। तब उन्होंने नया प्रश्न लॉन्च किया कि नई पार्लियामेंट किससे इंस्पायर है। कोई आइडिया नहीं है? ये देखो, ये न्यू पार्लियामेंट है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जिसको कहते हैं, और ये मंदिर है विदिशा में। हाँ, इसको कहा जाता है विजय मंदिर या सूर्य मंदिर। बेसिकली जो सूर्य मंदिर है उस कैटेगरी में आता है ये विजय मंदिर, और इससे इसको इंस्पायर बताया जा रहा है। तो बस ये तो एक वो था इंटरेस्टिंग फैक्ट, पर बात ये है, मैं अपना बता रही हूँ, मतलब अपनी तारीफ कर रही हूँ। मेरी गट फीलिंग हमेशा बहुत सही होती है क्वेश्चंस के मामले में। मैंने जब जब बोला है ये चीज आएगी, लिटरली मैं तुम्हें सबूत के साथ दिखा सकती हूँ। मेरे साथ पास स्क्रीनशॉट रखे हुए हैं स्टूडेंट्स के भी और अपने खुद के भी। प्री में भी मेरे साथ हुआ है, मेंस में भी हुआ है, और इंटरव्यू में भी हुआ है, और इंटरव्यू में तो मेरे खुद के में हुआ है। और मैंने तो अपने घर में बोल रखा है, मतलब मेरे आसपास वालों को, कि देखो मैं कुछ कह दूं तो मेरी गट फीलिंग पे स्ट्रॉन्ग किया बिलीव किया करो। और इन 2 क्वेश्चन के मामले में मेरी बड़ी स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग है कि ये वो कभी भी पूछ सकते हैं। वो अभी जो अपन को बताया ना एफपीटीपी, वो इतनी सिंपल सी चीज है, कभी वहां से क्वेश्चन की संभावना भी नहीं है। मैंने 2021 की जब मेंस चल रहे थे तभी कहा था कि पक्का देखना ये क्वेश्चन आएगा टिप्पणी करने, पीएससी इतना अतरंगी, मतलब मैं ऐसी पीएससी की थोड़ी आलोचना कर रही थी, पीएससी इतना अतरंगी है कि किसी दिन ना एफपीटीपी टिप्पणी में पूछ लेगा। और मैं अपनी फ्रेंड के साथ बैठी हुई थी, वो कहती है हट ये थोड़ी पूछेगा, ये कोई 7 मार्कर में पूछने की चीज है। 2023 का मेंस उठा के देख लेना, सीधा ज्यों का त्यों आया हुआ है, एफपीटीपी पर टिप्पणी कीजिए। 7 मतलब 7 नहीं था, 5 मार्कर था। 7 मार्कर अभी 2024 से हुआ है। फिर आके मैंने उसके सामने क्वेश्चन पेपर ऐसे ऐसे लहराया। ऐसे 2023 के प्रीलिम्स के टाइम पे हुआ था। उस टाइम पे नवंबर की बात है, यूजी बैच खत्म होने वाला था, एमपी चल रही थी, हम लोग की हिस्ट्री खत्म पे थी, और आखिरी दिन मेरे को बस ऐसा लग रहा था, अपने गट फीलिंग अपने आप नहीं आती, ऑब्जर्वेशन से आती, इतने अनुभव से आती है, दुनिया भर की चीजों से। पर मैंने एकदम ऐसे बोला, लास्ट क्लास थी, कुछ रैंडम फैक्ट्स लिखते हैं जो मुझे लग रहा है एग्जाम्स में आ सकते हैं। मैंने तो उनको लिखवा दिए, मैं खुद भी भूल गई, और उनको खुद को भी पेपर नहीं देना था। यूजी वाले थे, उनकी उम्र ही नहीं हुई अभी 21 साल की। 2023 का जो प्री हुआ था 17 दिसंबर को, 18 दिसंबर को स्टूडेंट ने फोटो खींच के भेजी, उस पे से उसने तीनों को अंडरलाइन करके भेजा, मेरे पास स्क्रीनशॉट है। मैम इसी पेज में से अपने 3 फैक्ट है रैंडम, एक ही पेज में, इधर आधा है और इधर पूरा है, और उतने 2 पेज से 3 फैक्ट बिल्कुल सीधे 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 आए थे। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा देखो याद रखना, मैंने कहा था ना मेरी गट फीलिंग है। तो कुल मिला के मैं अपनी तारीफ कर रही थी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे अगर मैं आपसे कभी कहूँ कि ये मेरी गट फीलिंग है, ध्यान दे लेना, क्या पता कब काम आ जाए। मेरी गट फीलिंग मेरे इंटरव्यू में भी बड़ी काम आई है। क्या क्या है,
क्या कर लेते हो? नहीं नहीं, अब बोला है तो सुनाई तो दे, आवाज में सुनाई नहीं दे रहा फैन में। छाप लेते हो? अच्छा, छाप लेंगे, ओके। हाँ, जब मैं बोलूं तो पक्का छाप लेना। लिख लें इसको? क्या आएगा, समय के साथ आएगा, अभी पढ़ना शुरू किया है, इसलिए तो मैंने पहले ही बता दी ना कि जब पढ़ते पढ़ते मैं कहीं फ्लो में बोल जाऊं कि मेरी गट फीलिंग है, तो वहां लिख लेना। वेरी इंपॉर्टेंट, VIMP लिखते हैं ना, तो ऐसा PIMP लिख लेना, प्रगति IMP, या फिर गट फीलिंग का G बना लेना, GIMP, डबल स्टार बना लेना कि ये तो आएगा, पक्का आएगा। चलिए लिख लें यहां से। अभी मैंने आज कल आपको रिवीजन करने के लिए दिया था, आज मैंने आपसे क्वेश्चन लिखने नहीं दिए हैं क्योंकि आप लोगों ने की है कामचोरी कायदे से, पर कल कामचोरी नहीं। मतलब कल तो बड़े अच्छे से कह दिया हाँ 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 रिवीजन, और ठीक है, पर ठीक है, एक दिन पहले दिन की बात थी इसलिए मैंने जाने दिया। अभी तक जितना हुआ है इस पे से मैं आपको लिखने के लिए दूंगी। फिर बात ये आती है कि भाई अभी लिखना तो सीखा नहीं है, तो शुरुआत ऐसे ही होगी, उस दिन मैं आपको लिखने के लिए दूंगी, आप अपनी समझ के हिसाब से लिखना, फिर उसके बाद अपन स्टैंडर्ड आंसर फॉर्मेट डिस्कस करेंगे। पर अब नहीं चलेगा, है ना? आज तो सब नहीं इधर उधर ऐसे ऐसे देखने लग गए, क्या हम क्या बोल रही हैं, क्या किससे मुझसे बात कर रही है, वैसे वाले एटीट्यूड में थे। लिखे संविधान सभा का गठन। हाँ, कैसी बातें कर रही हूँ मैं, कितना पीछे से जोड़ रही हूँ। संविधान सभा की मांग चल रही थी अभी तक तो, कि किसने मांग की, कब की, कैसे की, ब्रिटिश सरकार ने मान ली, अपन ने वहां तक देखा था। अब तो हम ये लिख रहे हैं कि मांग होने के बाद क्या हो रहा है। ऐसे मत बोलो यार, तुमसे मेरा दिल टूट जाएगा। वो कह रही है हो तो गई संविधान सभा। नहीं नहीं, अभी नहीं हुई है। कैबिनेट मिशन तक लिख लिया था ना कल? अगस्त प्रस्ताव लिख लिया था। अच्छा, लिखना बचा था, ठीक है। तो अगस्त प्रस्ताव में क्या हुआ वो सब तो लिखने की जरूरत है नहीं, अगला पॉइंट लिख लो। एक बार कॉपी दिखाइए, पीछे का पढ़ के कहां तक लिखा था? 1938 तक लिख लिया था, इसके बाद अभी कुछ नहीं लिखा, ठीक है। पैरा चेंज करके लिखे 1939 में। आप नहीं लिख रहे? फर्स्ट डे आज? अच्छा, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ। में द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ, जिसमें भारतीयों का सहयोग लेने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा कांग्रेस की संविधान सभा की मांग को मान लिया गया। संविधान सभा की मांग को मान लिया गया। इसके लिए डैश करके अगली लाइन में नंबर 1 पॉइंट लिखिए, जैसे कल लिखे थे वो सारे पॉइंट्स। 1940 में जिसके लिए 1940 में अगस्त प्रस्ताव लाया गया। इसी में अगली लाइन में लिख लेना, इसमें युद्ध के बाद संविधान सभा के गठन की बात कही गई। अतः भारतीयों द्वारा इस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया गया, रिजेक्ट।
अस्वीकृत कर दिया गया। ठीक है, अगला लिखिए सेकंड, 1942 में सर स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन भारत आया। क्रिप्स मिशन भारत आया। इसमें भी युद्ध समाप्ति के बाद संविधान सभा के गठन की बात कही गई। अतः कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसे भी अस्वीकृत कर दिया। और इसकी कहानी मैंने आपको बताई थी, अभी तो मैं इसमें बस शॉर्ट में लिखवा रही हूँ, पॉलिटी में शॉर्ट का ही है, हिस्ट्री में आप डिटेल में पढ़ोगे, क्योंकि 1942 तक आते आते समझ में आ गया था कि ये हारने वाले हैं युद्ध में। इस वजह से इसको गांधी जी ने कहा था, और ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि गांधी जी ने किस मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा था। तो लिख लो इसमें, क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी। चेक CHEQUE यही होता है ना, पैसे वाला चेक। एक बार चेक कर लेते हैं, यही होती है ना। वो गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी। डेटेड चेक मतलब बाद की तारीख वाला चेक जो बाउंस हो जाएगा। पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी, जिसमें नेहरू जी ने कहा डैश करके इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, ऐसा चेक जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। ऐसा चेक जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। बेसिकली आलोचना कर रहे थे ना उसकी। जिसका बैंक नष्ट होने वाला। अरे आलोचना में नहीं कह देते हैं, उनने कहा अच्छा तुम आजादी के, तुम युद्ध खत्म होने के बाद करोगे, दिखाई तो दे ही रहा है कि युद्ध खत्म होगा और ये हार जाएंगे, और तुम दे रहे हो आश्वासन कि हम तुम्हारे लिए संविधान सभा बनाएंगे। तो उन्होंने आलोचना में कहा कि यार ये तो पोस्ट डेटेड चेक है, ऑलरेडी चेक बाउंस हो जाएगा। तो उसमें और आलोचना को बढ़ाते हुए नेहरू जी ने कहा अरे चेक तो होगा ही होगा, बैंक भी नष्ट हो जाएगा, बैंक का अस्तित्व नहीं बचेगा। तो ये आलोचना में कहा गया था। एग्जाम में पूछ लेते हैं किसने ऐसा कहा था। ठीक है, फाइनली पैरा चेंज करके उसमें लिख लीजिए, अंततः 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। 1945 35 नहीं 45 अंततः 1945 में विश्व युद्ध समाप्त हुआ। ब्रिटेन गुट की हार हुई। वहां के चुनाव में चर्चिल की, जो वहां के पहले प्रधानमंत्री, उस समय प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल की कंजर्वेटिव पार्टी हार गई। चर्चिल की कंजर्वेटिव पार्टी हार गई। चर्चिल प्रधानमंत्री थे और उनकी पार्टी थी कंजर्वेटिव पार्टी। अगर ये जीत जाती तो फिर सुधार ना होते। कंजर्वेटिव पार्टी हार गई और लेबर पार्टी की नई सरकार बनी।
और उसके प्रधानमंत्री बने थे क्लीमेंट एटली। बस सुन लो, अभी लिखने की जरूरत नहीं है। लेबर पार्टी की सरकार बनी जिसने भारत में संविधान के निर्माण के लिए योजना प्रस्तुत करने हो गया। 3 कैबिनेट मंत्रियों का दल बनाया निर्माण के लिए। क्या बोला था मैंने? एक मिनट थोड़ा सा पीछे देखो ना, कहां से बोला था मैंने? सेंटेंस पढ़ के बताइए। एक मिनट सेंटेंस बोलिए फिर से। 3 कैबिनेट मंत्रियों का दल बनाया जिसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है। और फाइनली जो सभा बनी वो किसके हिसाब से बनी? इसी कैबिनेट मिशन के हिसाब से। तो कल अपन ये कैबिनेट मिशन कब आया, क्यों आया, कैबिनेट मिशन के बारे में कल लिख लेंगे। फिर उसके बाद ये गठन का यहां तक लिख लेंगे ना। तो आप हेडिंग डाल के छोड़ दो अगला, कैबिनेट मिशन। ये थोड़ा सा इन चीजों का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, थोड़ा पढ़ने में लिथार्जिक भी है, बोरिंग भी है, फैक्ट भी बहुत ज्यादा है इसमें, पर इनको समझे बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। कुछ भी इसमें नहीं हो सकता, मतलब इसको छोड़ के आगे की कहानी का कोई सेंस ही नहीं बनता है। ठीक है, तो अब ये चीज तो अपन कल फिर से दोबारा डिस्कस कर लेंगे। बाकी अभी अपन ने जो पढ़ा उसमें कोई डाउट या क्लियर है? नहीं, डाउट का मतलब ये नहीं है कि यही होप डाउट की जनसंख्या 10 लाख की होती। टेक्निकल डाउट ही नहीं होते हमेशा, कभी ऐसे भी होते हैं, पैटर्न पे होते हैं, चीजों पे होते हैं, आंसर राइटिंग को लेकर होते हैं, कोर्स को लेकर होते हैं, आगे चीजें कैसे होगी को लेकर होते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो जब मैं डाउट पूछूं तो उसका मतलब ये नहीं कि आप इसमें कोई टेक्निकल इंटेलेक्चुअल सा डाउट ढूंढें, डाउट कुछ भी हो सकता है। तो ठीक है, यहाँ तक चीज इसको अपन कल फिर से यहीं से शुरू करेंगे ना, क्योंकि टाइम हो गया है ना। ध्यान रखना, सीटों का बंटवारा ये पूरा अपन फिर से शुरू से यहाँ से शुरू करेंगे। अभी अपन ने जहां तक लिखा हुआ है कैबिनेट मिशन, उस कैबिनेट मिशन को लिख लेंगे और फिर जितना मैंने अभी ये डिस्कस किया है इसको फिर से पूरा शुरू से डिस्कस करके लिखवा दूंगी। ठीक है, क्योंकि बंटवारा भी समझाऊंगी, फिर आप ही बोर हो जाओगे, लंबा टाइम लग जाएगा। हाँ, कौन से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड? ये बिल्कुल है, संविधान सभा का निर्माण क्वेश्चन टॉपिक दिया हुआ है, बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल वहां से क्वेश्चन नहीं आएंगे, वो तो मैंने पहले ही दिन क्लियर किया आपको, वहां से क्वेश्चन नहीं आएंगे। पर ये तो जैसे अब आप पढ़ चुके हैं पहले, तो आपको वो शायद थोड़ी बहुत चीजें क्लियर होंगी। पर अब जैसे ये हैं बिल्कुल जीरो से पढ़ रहे हैं, तो इनको बस एक बताने, अंडरस्टैंडिंग के लिए बस वो जरूरी है, बिल्कुल उतने ही शॉर्ट में जितना शॉर्ट अपन ने पढ़ा है। क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा वहां से, क्योंकि अगर क्वेश्चन आता तो अभी अपन उस चीज को 5 दिन तक पढ़ते, डिटेल में पढ़ते, उसके अपन क्वेश्चन भी लिखते, क्योंकि अब यहाँ से तो क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। प्री में तो देखो कुछ भी आ सकता है, प्री में तो कुछ भी आ सकता है। अभी तो अपन मेंस की बात कर रहे हैं। प्री का तो कहानी ये है, सिलेबस में जो है वो भी पढ़ लो, जो नहीं है वो भी पढ़ लो, और अगर उनका कुछ मूड बन गया वो भी पूछ लेंगे और क्वेश्चन डिलीट कर देंगे। बिल्कुल, उसमें प्री में तो इनडायरेक्टली होती है, कुछ चीजें डायरेक्ट कोट होती हैं, कुछ इनडायरेक्ट होती है, कुछ अंडरस्टैंडिंग होती है कि वो तो आने ही है। पीएससी कभी ऐसे नहीं चलती एकदम रोड मैप लेकर। तो हमारी तैयारी का स्तर ये होना चाहिए, हम क्यों यहाँ पीएससी की बात करें, हमारी तैयारी का स्तर होना चाहिए कि भाई बॉल कुछ भी आए, हमारी बैटिंग सही होनी चाहिए। तो वो तो बिल्कुल प्री में तो बिल्कुल आ सकता है, मेंस में नहीं आएगा। मेंस में क्वेश्चन वो जो आप पूछ रहे हैं 2 मार्कर की एक्ट लिख के जो पहले आ जाता था, 1935 की 2 विशेषताएं बताइए, उस टाइप के प्रश्न पूछ रहे हैं ना, नहीं अब बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं। हाँ एग्जैक्टली, वो तो डिस्कस करना इसलिए जरूरी होता है कि जो बिल्कुल जीरो से पढ़ रहे हैं, जो थोड़ा सा पहले से पढ़ते आए हैं, उनके लिए तो अंडरस्टूड है। पर जो पहली बार पढ़ रहे हैं, जैसे ये कॉलेज से आ रहे हैं, सीधा पढ़ रहे हैं, तो इनको तो पता ही नहीं ना कि ऐसी भी कोई चीज है, तो इनको बताना जरूरी होता है कि हाँ यहाँ से शुरुआत हो रही है। ठीक है, और कुछ? तो कल अपन इस ये जो सीटों का बंटवारा है यहीं से फिर से पूरा पढ़ लेंगे। ठीक है, ना चौथा पेपर है, आप देखो उस पे क्या लिखा है, कौन सा पेपर देख रही हो?
ये जो आप पैटर्न देख रहे हो, ये कौन पेपर का देख रहे हो, ये देखो ना, पेपर 4 का देख रहे हो, ये पेपर 1 का पैटर्न है, ये पेपर 2 का पैटर्न है, ये पेपर 3 का पैटर्न है, और पेपर 4 का पैटर्न ये है। ये इस पेपर ऐसे, इसको लाइन डाल लो यहाँ से, ऐसी ऐसी एक लाइन खींच लो। ये पेपर 4 का है, तो केस स्टडी पेपर 4 में आती है, और ये पेपर 5 का है, ये पेपर 6 का है। उनका प्रेजेंटेशन कंफ्यूज कर रहा है तो ऐसे लाइन डाल लो। अच्छा, एक काम करो, बाहर मिल जाना अभी, तो ये बेसिक चीजें मैं बता दूंगी, ठीक है? क्योंकि थोड़ा सा जब तक बेसिक पता रहता है तो चीजें क्लियर रहती हैं।